इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उस पर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार में शराब नीति को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। कहा शराब नीति गलत नहीं, शराबबंदी होनी चाहिए लागू। मध्य प्रदेश के विकास के लिए 2026-27 का बजट हुआ पेश। सीएम मोहन यादव ने कहा 2047 तक एक समृद्ध मध्य प्रदेश का लिया संकल्प। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। कहा सरकार को चिंता तो राज्य का दर्जा दे सरकार। हुबली जेल में नारकोटिक्स की सप्लाई रोकने के लिए जेल डिपार्टमेंट की बड़ी पहल। जेल में आने जाने वाले कैदियों की होगी एनडीपीएफ जांच। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार के गयाजी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शराब नीति को लेकर कहा कि हम बहुत समय से कह रहे हैं कि शराब नीति गलत नहीं है, शराबबंदी लागू होनी चाहिए, लेकिन इसके क्रियान्वयन में गड़बड़ियां हैं। इसलिए हम बार बार नीतीश कुमार को यह कह रहे हैं और हम उन्हें हमारे कहने पर तीसरी समीक्षा करने के लिए धन्यवाद देते हैं। तीसरी समीक्षा यह है कि जो लोग मामूली शराब पीते हैं उन्हें नहीं पकड़ना है, लेकिन हमारे यहाँ क्रियान्वयन अधिकारी उसी को पकड़ते हैं जो बड़ी बड़ी तस्करी करते हैं, उन्हें पैसे लेकर छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार को कार्रवाई करनी चाहिए। एमएलए संसद में मांग किए हैं कि बिहार का जो लीकर पॉलिसी है उसका समीक्षा होनी चाहिए। माधवानंद एनडीए कुशवाहा जी के पार्टी के विधायक हैं माधवानंद, हाँ, वो मांग किए हैं कि बिहार के जो लीकर पॉलिसी है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो भाई मांग किए हैं तो ये बात तो बहुत पहले से हम कह रहे हैं कि शराब नीति कोई गलत नहीं है, शराबबंदी होनी ही चाहिए, लेकिन क्रियान्वयन में गड़बड़ी हो रही है। इसीलिए हम नीतीश कुमार जी से बार बार बोलते रहे हैं और हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार को कि हमारे ही कहने पर वो तीसरी समीक्षा उन्होंने की है। और तीसरी समीक्षा में प्रावधान है कि जो मामूली रूप में पी करके जाता रहा हो उसको पकड़ना नहीं है। यहाँ तक के कि अगर पावभर आसेर ले करके घर पर जा रहा हो कोई मकसद से बोतल में, तो उसको पकड़ना नहीं है, तीसरी समीक्षा में है। लेकिन हमारे जो यहाँ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हैं वो उसी को पकड़ते हैं जो पी करके जाते रहा हो घर पर, जो पावभर ले जाते रहा हो उसको। और ये लोग जो बड़े बड़े 1000 लीटर 2000 लीटर लाख लीटर के तस्करी करते हैं उसको पैसा लेके छोड़ रहे हैं। इस चीज को नीतीश कुमार को कर्व करना चाहिए, इसके लिए समीक्षा करना चाहिए, एक चीज। और दूसरी मामला ये है कि शराबबंदी से बिहार सरकार को बहुत आर्थिक क्षति हो रही है। ये भी नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, किस लिए कि शराबबंदी तो हो पा नहीं रही है, यहाँ होम डिलीवरी हो रहा है और शराब बाहर से आ रहे हैं, महंगी शराब आ रही है, तो जनता का पैसा तो बाहर जा रहा है। इस पर विचार करना चाहिए। और दूसरी बात सबसे प्रमुख है कि शराबबंदी के चलते हमारे जो गरीब लोग हैं किसी के बहकावा में, किसी के कहने पर शराब बनाता है, तो जो शराब बनाने की प्रक्रिया है उससे इतर होके बनाता है। वो 2 घंटा में शराब बना लेता है, विषैली शराब
नौसादर देता है, यूरिया देता है, गाय को पिलाने वाली दवा देता है, और वो विषैली शराब गरीब लोग पीता है। अमीर लोग तो बड़े बड़े लोग 10,000, 20,000, 50,000 का बोतल पीते हैं, उनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत है हमारे गरीब लोगों को, जो मेहनत कश है, अपना कोई कारण से थोड़ा पी लेता है, लेकिन वो शराब नहीं पी रहा है, वो विषैली विष पॉइजन पी रहा है। और इसके चलते हमारे जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, और खास करके भैया मुसहर, उसकी लॉन्गेविटी कम हो रही है। हमारे सामने हमारे साथ काम करने वाला विशु मांझी हमारा समवयस्क था, आज 5 साल पहले वो दुनिया से चला गया, इसलिए कि वो शराब पी रहा था। उसी प्रकार से अन्य लोग हैं हमारे, आज हम तो हर रोज गांव जाते हैं, आज भी गांव जाएंगे, उस गांव में देखते हैं कि हट्ठा कट्ठा नौजवान भैया का आदमी आज देख रहे हैं कि ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है, तो वो है। और अंतिम बात यह है कि जो लिटिगेशंस हो रहे हैं 6 लाख के आसपास में शराबबंदी के चलते लिटिगेशंस हुए हैं, उसमें देखा जाए तो 4 लाख 3.5 लाख हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग ही इम्प्लीकेटेड हैं। कोई जमानत पर हैं, कोई जमानत लेने की प्रक्रिया है, कोई भागे फिर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि कर्मों से। तो इस तरह से शराबबंदी का समीक्षा तो होनी ही चाहिए। नीतीश कुमार जी को चाहिए कि अपने जो तंत्र है उस तंत्र को गियर अप करें, और जिस प्रकार से आज सम्राट चौधरी कस करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में लगे हुए हैं और अनेक प्रकार की बात कर रहे हैं, एक ध्यान यहाँ भी जाना चाहिए कि वैसे लोग जो गरीब लोग को पकड़ता है उसको कम से कम सजा देनी चाहिए। सर, तेजस्वी यादव मध्य प्रदेश के भोपाल में वित्त मंत्री जगदीप देवड़ा ने डॉक्टर मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश करते हुए हर हाथ को काम का संकल्प दोहराया है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बजट में सर्वसर्पी समावेशी विकास, सुशासन, पर्यावरण, पर्यटन और संस्कृति पुनरुत्थान का फोकस किया है। हमने 2047 तक एक समृद्ध मध्य प्रदेश का संकल्प लिया है। हमने खराब पुल पुलियों की मरम्मत के लिए 900 करोड़ रुपए दिए हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि हमने स्कूलों में बच्चों को खाने के साथ दूध देने का एक नवाचार शुरू किया है और हमारी सरकार ने इसके लिए 5 साल में 6,600 करोड़ रुपए दिए हैं। तो वहीं हमने बजट में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपए दिए हैं। गरीबी से लड़ने का, युवाओं को हौसला दिलाने का और इसी आधार पर समृद्धि का मार्ग धारण करने का संकल्प हमारा है। अर्थात सर्वस्पर्शी समावेशी विकास, सुशासन, पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर हमने इस बजट को फोकस किया है। आपने ध्यान दिया होगा, पिछले समय हमने समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 का दृष्टि पत्र का लक्ष्य रखने का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस दिशा में बढ़ते हुए ये कदम हमारा अपने उसी भाव को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस आधार पर जब हमारे छोटे छोटे गांवों तक सड़क पहुंची है, अब आगे बढ़ करके मजरे टोले तक भी हम सड़क ले जाने वाले हैं। इसके लिए 21,630 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रबंध रखा है और इसी आधार पर 2026-27 के लिए 800 करोड़ रुपए का हमने इसमें प्रावधान किया है। 4,572 करोड़ के जो विभिन्न क्षतिग्रस्त पुल पुलियां हैं, इनके लिए भी और पुनर्निर्माण के लिए भी हमने समावेशी सब प्रकार के विकास के ऊपर ध्यान दिया है। यही कारण है कि लगभग 900 करोड़ के पुल पुलिया और पुनर्निर्माण के लिए 900 करोड़ की राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। सिंहस्थ महापर्व को लेकर 13,891 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है और 2026-27 में, क्योंकि सिंहस्थ तो 28 में है, ऐसे में आने वाले समय में और भी ऐसे कई कामों के लिए 3,060 करोड़ रुपए की प्रबंधन इस बजट में किया गया है। अधोसंरचना के लिए, शहरी विकास के दृष्टि से नगरीय निकायों के लिए कई प्रकार के विकास के काम करना है। इसके लिए हमने खासकर अधोसंरचना के लिए एक योजना का नाम दिया है द्वारका योजना। भगवान कृष्ण का वो काल जब द्वारकाधीश होकर उन्होंने दुनिया के अंदर अपनी द्वारका के माध्यम से धर्म की यात्रा भी और विकास का सुमार्ग दिखाया। हमारी स्थानीय निकाय की ये योजना द्वारका, जिसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के हेड में लगभग 5,000 करोड़ की धनराशि रखने का हमने इसमें प्रावधान किया है। ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
इस वर्ष ये एक अद्भुत योजना बनी है, जिसके आधार पर जहां हमने पिछले समय ग्रामीण जनों को पट्टे दिए थे, उस पट्टे के बजाय लगभग 3,800 करोड़ की लागत से उनको मालिकाना हक देंगे। अब कई बैंकों में कई जगह ऋण के लिए या स्वामित्व के लिए आमतौर पर रजिस्ट्री का महत्व होता है, पट्टे को लोन लेने में अटपटा मानते हैं। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा निर्णय है, जिसके आधार पर हम मुद्रांक और पंजीयन शुल्क से ये जो किसानों को जो रजिस्ट्री कराई जाएगी, वो रजिस्ट्री का पूरा पैसा सरकार देगी और रजिस्ट्री उनके हक की होगी। ये हमारे लिए सबसे नया नवाचार है और पूरे देश का भी पहला नवाचार है, जब हमारे अपने ग्रामीण अंचल के प्रत्येक व्यक्ति को उनके अपने खुद के दस्तावेज में रजिस्ट्री का सारा खर्च सरकार उठाने जा रही है। यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना अर्थात स्कूल के अंदर 5 वर्षों के माध्यम से हमारे बच्चों को आमतौर पर फूड के आधार पर, फूड के साथ साथ टेट्रा पैक में अर्थात पैकेज में दूध भी देंगे और दूध से उनकी अपनी पोषकता के साथ साथ ये नवाचार हमने प्रारंभ किया है। इसके लिए भी 5 वर्षों में 6,600 करोड़ का प्रावधान हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, आप अंदाज लगा लो, इतना बजट तो 2002-03 तक का कांग्रेस के शासनकाल में 1956 में मध्य प्रदेश बना था। लगभग 20-22 हज़ार करोड़ का बजट रहता था। अकेली लाडली बहना योजना के लिए हमने अपने बजट में 23,883 लगभग 24,000 करोड़ का बजट लाडली बहना के लिए ही रखा है, क्योंकि हमने विकास के लिए पर्याप्त ध्यान दिया है। तो हमारी योजनाओं के लिए भी प्रतिबद्धता है, हम किसी योजना को बंद भी नहीं कर रहे, लेकिन पर्याप्त धनराशि देकर के हमने जो हमारा कमिटमेंट है उसको निभाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार योजना हमारे लिए, इसमें आजीविका मिशन सहित लगभग 10,428 करोड़ का प्रावधान इसमें भी किया गया है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो कुल मिलाकर के ये बजट समृद्ध, संपन्न, सुखद और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने वाला है। एक तरफ जब हम बजट में आगे बढ़ रहे हैं, 1 रुपया टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। ये हमारे बजट की तीसरे साल की विशेषता भी है। जब से हमारी सरकार बनी है, हमने 1 रुपये का बजट, 1 रुपये का कर बढ़ाया नहीं। इसका कारण बेस ये है कि हमारे अपने वित्तीय संसाधनों का बेहतर सुप्रबंधन करते हुए, अलग से कोई किसी पे टैक्स न बढ़ाते हुए, उपलब्ध टैक्स के आधार पर सुव्यवस्था के बलबूते पर बजट को लगातार बढ़े जा रहे हैं। हर हेड में राशि बढ़ा रहे हैं, योजनाओं को, कोई योजना को बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर योजना के लिए धनराशि का पर्याप्त प्रबंधन करते हुए हम वो सब कर रहे हैं जिसके लिए राज्य की आवश्यकता। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को लोगों की चिंता है तो उन्हें हमें राज्य का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि राज्य का दर्जा ना तो हमारी मांग है और ना ही उमर अब्दुल्ला की मांग है। जम्मू कश्मीर का हर बच्चा चाहता है कि उन्हें राज्य का दर्जा मिले, ताकि राज्य सरकार को अपने लोगों के लिए फैसले लेने का अधिकार मिले। मेरे कायद हैं, मेरे लीडर हैं, और अगर उन्होंने कोई कहा, उनका जिंदगी का तजुर्बा है, कोई उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, अगर वो बात कही है तो सोच समझ के कही है। और मुझे नहीं लगता जब फारूक साहब ने कोई बात कही है तो उस पर मैं कोई अपना बयानबाजी करूं, क्योंकि मेरे लीडर का जो बात है वो तजुर्बे के मुताबिक है, और हम, इतनी मेरी उम्र नहीं जितना उनका पॉलिटिकल कैरियर है, तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि फारूक साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो उसमें कोई गलत होगा या उसमें कोई मुझे कहने की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता। और उनका जो बात है वो फाइनल है और वो वही सच्चाई है। उमर साहब ने कहा कि स्टेटहुड आएगा जल्दी, और कल यूनियन मिनिस्टर के सामने उन्होंने कहा है गुड न्यूज़ आएगी। बीजेपी कटाश कर रही है, बीजेपी बोल रही है कि ये तो आना ही है, वो इतनी जल्दबाजी में क्यों है? कौन सी बीजेपी? किधर की बीजेपी? जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी? अच्छा, कब से? 28 वो गलती से जीत गए, लोगों के विचारों को गुमराह करके ये जीत गए हैं। ये वोट लेके थोड़े आए हैं,
नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एक आदमी जो एमएलए जीत के आया है वो वोट लेके आया, और जो बीजेपी के एमएलए हैं ये वोट लेके नहीं आए, बल्कि ये सिर्फ एक नाम पे जीत के आए हैं। और अगर काश ये कभी लोगों के बीच में से जीत के आते तो इनको पता होता कि आज कटरा बंद है रोपवे के लिए। कटरा के लोग अगर नहीं चाहते कि वहाँ रोपवे लगे तो क्यों लग रहा है? आपको पता होगा कटरा बंद है, शहर बंद है। क्या जो लोगों के मुद्दे हैं यहाँ असेंबली में आप जो मुद्दे उठा रहे हैं क्या है? वो एक उधमपुर का एमएलए है वो लोगों ने उधमपुर से जिता के भेजा हुआ है, सवाल लगाता है निशारे में बताओ सड़कें कितनी बनी हैं। और ये पहली दफा मैं ऐसा एमएलए देखा है। लोग ये कहते हैं कि जनाब मेरा पुल नहीं बना, सवाल क्वेश्चन क्या लगते हैं? क्वेश्चन ये लगते हैं कि जनाब मेरा ये पुल नहीं बना, मेरी ये सड़क नहीं बनाई, बताएं कब तक बनाएंगे आप? तो यहाँ उल्टे हैं। यहाँ एक सरदार जी हैं आरसपुरा से उठ के आए हैं, वो पहले तो पढ़ते रहे, पढ़ के पता नहीं क्या हो गया, वो सिर्फ पड़े रहते हैं कहाँ कितने क्रैशर हैं, कितने वो हैं। भाई खा क्रैशर जाए, एक दिन खुद चला जाए, गाड़ी लेके पैसे मैं देता हूँ, गाड़ी का सुनो, गाड़ी के पैसे मैं देता हूँ, तेल मैं देता हूँ, जाए एक एक क्रैशर का खुद लिस्ट बना के आ जा और असेंबली को दे दे। आप मेरे अफसरों को कहाँ काम लगा रहा? हमें और भी बहुत काम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को जिता के भेजा है, सरकार को जिता भेजा के लोगों के काम करने के लिए। ये नहीं अगर कोई चीजें इलीगल हैं। अब दूसरा उठता है बताओ जी जेडीए लैंड वो खा गया। भाई जेडीए लैंड वो खा गया तो तुम 11 साल कहाँ सोए थे? अगर जेडीए लैंड खा गया तो वो डिफेंस लैंड भी तो किसी ने खाई हुई है, उस पर क्यों नहीं बात करते? अगर बात करनी है तो फिर यहाँ ये आपके कुंजवानी देखें, कुंजवानी पीर बाबा के पास अगर आप लोग निकलते होंगे वो तालाब होता था, एक वाटर बॉडी थी। क्या वहां कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई है? कैसे खड़ी हो गई है? क्या बीजेपी इस पर बोलते हैं? क्यों? यहाँ बोलेंगे तो पापा दिल्ली से मारेगा ना। तो इसलिए उनको डर लगता है, सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और बीजेपी के लोग जो हैं वो हमदर्द नहीं है लोगों के। अगर लोगों के हमदर्द हो तो वो लोग हमें स्टेट का दर्जा दिलाएं, क्योंकि स्टेट का दर्जा वो आपका नहीं है, वो मेरी डिमांड नहीं है, वो उमर साहब की डिमांड नहीं है, वो उमर अब्दुल्ला सरकार की डिमांड नहीं, बल्कि बच्चा जो जम्मू कश्मीर का है वो बेरोजगार बच्चा भी चाहता है कि जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा मिले, जिससे जम्मू कश्मीर की सरकार के हाथ में वो ताकत आए, जिससे वो जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में फैसला कर सके। आज हमने कोई भी फैसला करना हो वो फाइल जो है हमारी उमर अब्दुल्ला साहब से एलजी साहब के पास जाती है। आपके सामने बिजनेस रूल की फाइल दिल्ली से घूम के वापस आ रही है। तो मुझे बताएं पहले ये होता था? इसलिए जो बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि जो ये बचकाने बयान देते हैं वो लोगों के हमदर्द नहीं। अगर हमदर्दी हो तो वो लोगों की बात करें, वो लोगों की बात नहीं करते। वो सिर्फ एक खबर में रहने के लिए, एक तमाशा करने के लिए रोज वो असेंबली के अंदर भी तमाशा करते हैं और बाहर खड़े होकर आप लोगों के सामने भी तमाशा करते हैं। लेकिन वक्त ज़्यादा देर चलेगा नहीं, इलेक्शन आएगा, बीजेपी के लोगों को जम्मू कश्मीर के लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। और खासकर जम्मू सूबा समझ रहा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये बीजेपी के लोग जो हमने नैले जिता के भेजे हैं ये उमर अब्दुल्ला सरकार को काम नहीं करने दे रहे। ये सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ उठते हैं, देखो सुबह सुबह आके बस लोग उठते हैं, सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हैं, ये लड़ाई पे आ जाते हैं। बस पता नहीं ये पहलवान थे पिछले जन्म में, सोरे इन्होंने पता कराओ यार। महाराष्ट्र में जिस तरह से धारवाड़ जिले के कलघटगी सिटी में डामरीकरण का काम चल रहा है, लेकिन अधिकारियों की स्थिति ऐसी है कि जैसे उन्हें इससे कोई लेना देना ही नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अधिकारियों को प्रतिक्रियाशील तरीके से काम करने की चेतावनी दी है, तो वहीं अब भी संबंधित जिला स्तर के अधिकारियों, राज्य स्तर के अधिकारियों को कलघटगी तालुक अधिकारी वर्ग पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, वरना काम पर लापरवाही करना भारी भी पड़ सकता है। हुबली जेल में नारकोटिक्स की सप्लाई रोकने के लिए जेल डिपार्टमेंट ने बड़ा कदम उठाया है, जहां जेल डिपार्टमेंट के डीजीपी आलोक कुमार ने बताया कि जेल में आने जाने वाले कैदियों की एनडीपीएफ जांच की जाएगी, जिससे नारकोटिक्स की सप्लाई का पता चल सकेगा। तो वहीं डीजीपी ने हुबली सब जेल का इंस्पेक्शन किया और कैदियों के लिए स्किल डेवलपमेंट और योग मेडिटेशन को जरूरी करने का फैसला किया है। इसके साथ ही जेल में 132 कैदी है, जिसमें सबसे ज्यादा मर्डर केस में बंद कैदियों की संख्या है। डीजीपी ने कहा कि समाज को ड्रग्स के इस्तेमाल से आजाद करने की जरूरत है और इसकी शुरुआत जेल से की जा रही है। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಹುಬ್ಳಿ ಇದು ಸಬ್ ಜೈಲ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ 132 ಜನ ಕೈದಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ। ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಕೇಸ್ ಇರುವಂತಹ ಜನರು, ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಳತನ ಕೇಸ್, ದರೋಡೆ ಕೇಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ನಿದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು। ಕೆಲವು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು। ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಕಿಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತರಬೇತಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ।
ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕಳ್ತನ ಆಗಲಿ, ದರೋಡೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸುಲಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅದು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಕೊಲೆ ಟೈಪ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಬಾರ್ದು. ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೈಲರ್ ಸಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ದು ಒಂದು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾರು ಯಂಗ್ ಆಫೆಂಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ಯಂಗ್ ಆಫೆಂಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫೆಂಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಆಫೆಂಡರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಲಿ ಗಾಂಜಾ ಆಗಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಅದು ನಾವು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ NDPS ಯಾರು ಗಾಂಜಾ ಅಥವಾ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಏನಾದರೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಮುಂದಿನ 1 ವಾರ 10 ದಿವಸ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಇದು ಪದ್ಧತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಟೆಸ್ಟ್, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಡುವೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ಚೆಕಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅವರು ಏನಾದರೂ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ಸೇವನೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೈದಿಗಳು ಅವರು ಎಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಬ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ದು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಾವು ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ನಾವು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈದಿಗಳು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಕೂಡ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಯಾರು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾಳೆ ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, 1 ವಾರ ನಂತರ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, 1 ವಾರ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಪದ್ಧತಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಅದು 1 ವಾರ ಇಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಯಾರು ಜೈಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದು NDPS ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಏನಾದರೂ ಮದ್ದು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜೈಲುಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಡಿವಾಣ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ? 1 ವೀಕ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. 1 ವೀಕ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಧಾರವಾಡ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳು. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳೇನ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಹಿಂದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಥೆ ಬೇಡ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಅದು ಆರ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವೇ ಆರ್ತಿ ಒಂದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಯಾವುದು ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವಕ್ಕೆ 15 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದೆ, 1 ವಾರ ಆಗಿದೆ ಹಿಂದೆ, ಆರ್ತಿ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ 100% ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ತಡಿ, ನೀವು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಜೈಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದು ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಕಾರಣ ನವೆಂಬರ್ 13 ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದು ಏನಿದೆ. ಆತೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಆರೋಪಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ತಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಆರ್ತಿ ಇಲ್ಲ.
ಮೊಬೈಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇತ್ತು ಸರ್, ಈಗಿಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೇ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬಹುದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು 100% ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವೀಗ ಕಡಿಮಾಣ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕಡಿಮಾಣ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. चुरिया में बीबीजी रामजी कार्यशाला में मुख्य वक्ता दिनेश गांधी ने कहा कि विकसित भारत निर्माण में बीबीजी रामजी ग्रामीणों के लिए वरदान होगा। इस योजना से ग्रामीणों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा और काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। साथ ही दिनेश गांधी ने कहा कि वे बीबीजी रामजी योजना गाँव के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इस अवसर पर डीके साहू, किरण रविंद्र वैष्णव, संजय कुमार सिन्हा और अजय पटेल भी मौजूद रहे। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।